खेलों की चांदनी में निकाय चुनाव का जश्न, चांदनी और जश्न में दबी तीसरे विकल्प की आहट, बागेश्वर खड़िया वीरों को सुप्रीम कोर्ट की लताड़, कैलाश मानसरोवर यात्रा के फिर शुरू होने के आसार और बदले काफल और बुरूज के रंग। यह है इस हफ्ते की खबरों का सार। नमस्कार, मैं गिरीश। आज के वीडियो में हफ्ते भर की बात। अगर आप उत्तराखंड के महानगरों में रह रहे हैं तो इन दिनों आप भी एक अलग ही अनुभूति कर रहे होंगे। राष्ट्रीय खेलों की जिस चकाचौंध में हम सब खोए हैं, उसकी एक किरण भी कभी हमारे भुतहा होते गांवों तक पहुंच पाएगी या नहीं, ये सवाल पूछना भी इस समय अपराध हो सकता है। अखबारों से इन दिनों डोली डंडों में लाए जा रहे बुजुर्गों और मरीजों के फोटो गायब हैं, क्योंकि राष्ट्रीय खेलों का ऐसा रस है कि नकारात्मक खबरों के लिए जगह ही नहीं बची है। कोई इसे 300 करोड़ का आयोजन बता रहा है तो कोई इसे 500 करोड़ का। आधिकारिक पुष्टि अभी मुश्किल हो रही है, इसलिए हम इसे 300 से 500 करोड़ की रेंज का खेल कह सकते हैं। राष्ट्रीय खेलों के नाम पर 18 दिन में फूके जा रहे ये 500 करोड़ रुपए पूरे उत्तराखंड के लोगों के अटल आयुष्मान पर सरकार द्वारा खर्च की जाने वाली रकम के बराबर है। जिस आयोजन के लिए हम 500 करोड़ रुपए तक फूक रहे हैं, उससे भी अभी तक हमारे हिस्से केवल एक कांस्य पदक आया है, वो भी सरकार से अधिक निजी प्रयासों की बदौलत। बागेश्वर की बेटी ने यह पदक वुशु में जीता है। बागेश्वर की ज्योति वर्मा वुशु जैसे खेल तक पहुंची, इसके लिए उन्हें सलाम। हम जैसे कई उत्तराखंडियों ने तो इस खेल का नाम भी पहली बार सुना होगा। हम तो बाघ बकरी, अड्डू पिड्डू, गिल्ली डंडा के खिलाड़ी रहे हैं, जिनका राष्ट्रीय खेलों में कोई नाम लेवा नहीं है। राष्ट्रीय खेलों से प्रदेश को लाभ होने की बात पर कई लोग तर्क दे रहे हैं कि कुछ नहीं तो संसाधन ही जुट गए। हल्द्वानी, देहरादून, पिथौरागढ़, रुद्रपुर जैसे शहरों की सूरत बदल गई। मतलब अब स्थानीय लोग मान चुके हैं कि जब तक मेहमान नहीं आएंगे, हमारी दुर्गत ही रहेगी। संसाधन तभी सुधरेंगे जब G20 या राष्ट्रीय खेल जैसे आयोजन होंगे, अन्यथा स्थानीय लोग जिस हाल में हैं पड़े रहें, क्योंकि अब सरकार केवल सुरक्षा की गारंटी देती है। संसाधन आप खुद जुटाएं। एक रहें, सुरक्षित रहें। सुरक्षित रहते हुए ही अपने जीवन का जुगाड़ भी करें, क्योंकि दिखावे के नशे में हमारी सरकार कर्ज में भी बुरी तरह डूबी है। इंसानों से पहाड़ भले ही खाली हो रहे हों, लेकिन कर्ज का पहाड़ बढ़ता ही चला जा रहा है। उत्तर प्रदेश से अलग होने के दौरान राज्य को करीब 4500 करोड़ का कर्ज विरासत में मिला था। अन्य विरासतों का हमारे नेताओं ने क्या हाल किया है ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन कर्ज की विरासत को सींच कर 20 गुना बढ़ा दिया है। आज हालत यह है कि राज्य का कर्ज 80,000 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। आने वाले सालों में भी इसमें तेजी से बढ़ोतरी की आशंका है। आज उत्तराखंड में औसतन प्रति व्यक्ति पर करीब 65,000 रुपए का कर्ज है, जबकि हमारे साथ गठित छत्तीसगढ़ पर औसतन प्रति व्यक्ति 33,607 रुपए और झारखंड पर 27,059 रुपए प्रति व्यक्ति है। दावे किए जा रहे हैं कि कर्ज लेकर विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसे भी सच मान लिया जाए तो यह विकास हरिद्वार, देहरादून, उधमसिंह नगर तक सीमित है। खेलों के नाम पर 500 करोड़ फूक रहे इस राज्य में आशा कार्यकर्ता, भोजन माता, संविदा कर्मी, गेस्ट टीचर जैसे न्यूनतम वेतन पाने वालों को भी महीनों तनख्वाह के लिए इंतजार करना पड़ता है। इसलिए आप राष्ट्रीय खेलों को 4 दिन की चांदनी और फिर वही अंधेरी रात की तरह भी देख सकते हैं। राष्ट्रीय खेलों की इस चांदनी के फैलने से ठीक पहले इस सप्ताह निकाय चुनाव भी निपट गए हैं। जीतने वाले लोग जश्न में डूब रहे हैं, जबकि हारने वाले बीते 5 सालों में उन्होंने क्या किया, इस पर चर्चा छोड़कर भीतरघात, प्रशासन आदि पर सवाल उठा रहे हैं। खैर, जो जीते उनमें से अधिकांश भला करने में लग गए हैं। अब वो किसका भला करेंगे ये आप ही तय करें। हारने वाले भी अपने कारोबार में जुट गए हैं। हालांकि नेताओं का पेशा क्या है ये जानना आसान नहीं होता। खैर, जो भी कर रहे हो, फिलहाल वो जनता से बात करने के मूड में तो नहीं ही होंगे। हार जीत के इस जश्न के बीच काफल ट्री ने अपनी बारीक नजर से जो पकड़ा है वो ये है कि उत्तराखंड की जनता को कोई तीसरा मजबूत विकल्प मिले तो वो 24 सालों से बारी बारी से उत्तराखंड की कमर तोड़ रही भाजपा और कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा सकती है। उत्तराखंड के 100 नगर निकायों के चुनाव में जनता ने भाजपा कांग्रेस से ज्यादा निर्दलीय को वोट दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक निकाय चुनाव में कुल पदों का 50% निर्दलीय प्रत्याशियों के खाते में गया है, जबकि शेष 50% भाजपा, कांग्रेस, बसपा और उक्रांद जैसे दलों के हिस्से में आया। मरणासन हालत में पड़ी बसपा भी पालिका पंचायत में कुछ सीटें जीतने में सफल रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यदि कोई पार्टी 5 साल जनता के बीच काम करे तो कुछ तो बदलाव आ ही सकता है। उक्रांद को आज भी लोग वोट दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जनता इस दल में अभी प्राण फूंकना चाहती है, ताकि भाजपा कांग्रेस की हेकड़ी कम की जा सके। खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भाजपा निकाय चुनाव में 3rd डिवीजन पास हुई है। उसके हिस्से में 36.1% पद आए। वहीं खुद को भाजपा का एकमात्र विकल्प बताने वाली कांग्रेस तो पास भी नहीं हुई। उसके खाते में महज 14.21% पद ही आए, जबकि 50% पद निर्दलीयों के खाते में चले गए। हालांकि 11 नगर निगमों में मेयर के 10 पद भाजपा के खाते में आए हैं। श्रीनगर गढ़वाल में निर्दलीय आरती भंडारी ने जीत दर्ज की, जिससे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की किरकिरी हो गई।
43 पालिकाओं में 17 पद भाजपा, 12 पद कांग्रेस, 1 पद बसपा और 13 पद निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीते। 46 नगर पंचायतों में भाजपा कांग्रेस को 15-15 सीटें मिली, 1 पद बसपा, जबकि 15 पद निर्दलीयों के खाते में गए। अगर पार्षद और सभासदों की बात करें तो यहां भाजपा भी फेल होते होते बची है। कुल 1280 पार्षद सभासद पदों में भाजपा को 35.54% सीटें ही मिल पाई। भाजपा ने गली गली चुनाव चिन्ह बांटे थे, जबकि कांग्रेस ने जहां मनाया वहां चुनाव चिन्ह दिया। कांग्रेस केवल 13.20% पद ही जीत पाई। यहां भी 50% से ज्यादा निर्दलीय प्रत्याशी जीते। प्रदेश में 1 नगर निगम, 15 पालिकाओं और 15 पंचायतों में निर्दलीयों ने जोरदार टक्कर के बाद दूसरा स्थान हासिल किया। 2018 के निकाय चुनाव की तुलना में इस बार निर्दलीयों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। 3 नगर निगमों में निर्दलीयों ने शानदार प्रदर्शन किया। श्रीनगर में आरती भंडारी ने जीत दर्ज की, जबकि पिथौरागढ़ और रुड़की में निर्दलीय प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे। 45 पालिकाओं में से 15 में निर्दलीय प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे और 46 नगर पंचायतों में निर्दलीय दूसरे स्थान पर आए। इन आंकड़ों को हम सिर्फ ये कहकर नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ये लोकल चुनाव है, क्योंकि हम उस देश के वासी हैं जहां पन्ना प्रमुख के भरोसे लोकसभा चुनाव जीतने के दावे किए जाते हैं, जहां बड़े बड़े नेता चुनाव जीतने के लिए खुद पन्ना प्रमुख बन जाते हैं। ऐसे में ये परिणाम मायने तो रखते ही हैं। उत्तराखंड में जब राजनीति की बात हो ही रही है तो खड़िया कारोबार की बात कैसे छोड़ी जा सकती है। बागेश्वर में अफसरों के साथ मिलकर खड़िया के साथ कानून की जड़ें खोद रहे कारोबारियों को सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ लगाई है। 6 जनवरी को बागेश्वर में खड़िया संबंधित सभी गतिविधियों को रोकने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बागेश्वर में खड़िया खनन कर रही कुछ कंपनियां सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और अदालत ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, न्यायाधीश संजय कुमार और केवी विश्वनाथन ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है, इस मामले में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कोर्ट पहुंची कटियार माइनिंग कंपनी के वकील ने सीजीआई के सामने तर्क रखा कि जिस रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने बागेश्वर में खड़िया खनन पर रोक लगाई है, वो रिपोर्ट विशेषज्ञों की नहीं, अधिवक्ताओं ने तैयार की है। इसके जवाब में अदालत ने कहा कि वो भले ही विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन उन्होंने ईमानदारी से शानदार काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ताओं की तारीफ भी उचित ही की है। अलग राज्य बनने के बाद शायद पहली बार हुआ होगा जब कोई जांच कमेटी गठित हुई है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर पीड़ित को न्याय मिला हो। अन्यथा पहले तो रिपोर्ट नहीं आती और आई तो सरकार के हिसाब से आती है। इस बार ऊंट पहाड़ के नीचे आया। जांच रिपोर्ट देखकर हाईकोर्ट भी चौंक गया था। कोर्ट कमिश्नरों की जांच टीम ने इस मामले में सीधे सीधे अफसरों की मिलीभगत की बात कही थी। बागेश्वर की खड़िया खदानों की पर्यावरणीय स्वीकृति के मामले में भी भारी गड़बड़ झाले की तरफ रिपोर्ट में इशारा किया गया है। रिपोर्ट कहती है कि परिवेश पोर्टल के अनुसार राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन एजेंसी ने 373 पर्यावरणीय स्वीकृतियां प्रदान की हैं, लेकिन इनमें से केवल 68 फाइलों का ही डाटा अपलोड किया गया है। साथ ही कई लोगों ने गलत डाटा प्रस्तुत किया और इस गलत डाटा के आधार पर ही उसने पर्यावरणीय स्वीकृति दे दी। कोर्ट कमिश्नरों ने लिखा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए जिम्मेदार एजेंसी अपने दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रही है और वो सूचनाएं भी छिपा रही है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी असहाय अवस्था में है। प्रशासन किस तरह खनन कारोबारियों के पक्ष में झुका हुआ है, इसकी वानगी भी रिपोर्ट में दिखती है। कोर्ट कमिश्नरों ने लिखा है कि एक गांव कांडे गंजाल में उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम हमसे पहले गए और ग्रामीणों ने बताया कि एसडीएम द्वारा उनको धमकाया गया। कोर्ट कमिश्नरों ने लिखा कि उनके सामने भी एसडीएम ग्रामीणों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने एसडीएम को वहां से जाने को कहा तो वो अड़ गए। जब कोर्ट कमिश्नरों ने एसडीएम से कहा कि अगर वे नहीं जाएंगे तो उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित कार्रवाई करना संभव नहीं हो पाएगा। एसडीएम के जाने के बाद लोग आंसुओं में थे। उन्होंने कोर्ट कमिश्नर को बताया कि खदान मालिकों के बारे में उनकी शिकायतों पर प्रशासन कान ही नहीं देता है। एक पिता ने बताया कि रात भर मशीनें चलती रहती हैं और उसके बच्चे सो नहीं पाते, धमाकों से पूरा घर हिलता है। कोर्ट कमिश्नरों ने लिखा कि प्रशासन के साथ हम जिन भी खदानों में गए कोई भी नहीं चल रही थी। ग्रामीणों और मजदूरों ने बताया कि कोर्ट कमिश्नर के दौरे के चलते प्रशासन ने खदानों में काम बंद रखने को कहा था और जब टीम वहां से चली गई तो सूर्यास्त के बाद भी काम चलता रहा। खनन में जुटे लोग इतने बेखौफ कैसे हो सकते हैं। बागेश्वर के बाद बात पिथौरागढ़ की। कोरोना काल से बंद पड़ी कैलाश मानसरोवर यात्रा एक बार फिर से शुरू होने की उम्मीद जगी है। विदेश मंत्रालय दिल्ली में हुई बैठक में इसके संकेत मिले हैं। वर्ष 2019 तक हर साल दुनिया भर के भक्त भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश दर्शन के लिए पहुंचते थे। कोरोना काल के बाद चीन के साथ रिश्ते बिगड़ने से यात्रा बंद हो गई। हालांकि इसके पीछे प्रमुख कारण कोरोना को ही दिखाया गया। उम्मीद है कि मई के महीने से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हो जाए। कुमाऊं मंडल विकास निगम की मदद से विदेश मंत्रालय द्वारा संचालित यात्रा भारत चीन सीमा विवाद के बाद कोरोना के कारण पहली बार बाधित हुई थी।
इस बार जब मानसरोवर यात्री पिथौरागढ़ से आगे बढ़ेंगे तो उन्हें बहुत कुछ बदला मिलेगा। यात्रा भी इस बार पहले से सुगम होगी। कोरोना काल से पहले तक यात्रियों को धारचूला के तवा घाट के बाद करीब 100 किलोमीटर लिपुलेख तक पैदल जाना पड़ता था। इस पैदल सफर में करीब 7 पड़ाव आते थे, जिसमें 7 दिन बर्बाद होते थे। अब यात्रा में सीधे 7 दिन कम हो जाएंगे। कैलाश यात्रा शुरू होने के साथ ही भारत चीन सीमा व्यापार भी शुरू होने की उम्मीद जग गई है। सदियों से चला आ रहा सीमा व्यापार भी कोरोना और विवाद के बाद बंद है। भारतीय व्यापारियों का आज भी तकलाकोट मंडी में सामान डंप है और उन्हें लाखों का नुकसान हो चुका है। ये तो हो गई उम्मीद की बात, लेकिन विस्तारवादी चीन कब अपनी बातों से पलट जाए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। खासतौर पर भारत को लेकर उसका रवैया इतिहास से वर्तमान तक अच्छा नहीं रहा है। कभी भारत के पड़ोसी मुल्कों को कर्ज देकर तो कभी अपने पाले में लाने के लिए कोई और चाल चलकर चीन हर उस मौके की तलाश में रहता है जिससे वो भारत को परेशान कर सके। कोरोना को यात्रा बंद होने का कारण बताया जा रहा है, लेकिन असल में 2020 से भारत चीन सीमा तनाव के बाद से ये चीन की एक रणनीति लगती है। न्यूज 18 की आरटीआई के हवाले से नवभारत टाइम्स में छपी एक खबर बताती है कि 2013 और 2014 में चीन के साथ हुए समझौतों के मुताबिक बिना नोटिस के इन समझौतों को एक तरफा कोई भी देश खत्म नहीं कर सकता। किसी भी बदलाव के लिए दोनों देशों की सहमति जरूरी है, लेकिन चीन ने कोरोना की आड़ में एक तरफा यात्रा पर रोक लगा दी। जबकि 2013 में तत्कालीन विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच समझौते के मुताबिक लिपुलेख दर्रे से यात्रा 5 साल के लिए वैलिड थी और हर 5 साल के लिए अपने आप बढ़ती जानी थी, जब तक कि कोई पक्ष 6 महीने पहले लिखित नोटिस न दे दे। समझौते में कहा गया है कि दोनों पक्ष सहमति से इसमें बदलाव कर सकते हैं। इसके बाद 2014 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और वांग यी के बीच नाथुला दर्रे से यात्रा शुरू करने के लिए समझौता हुआ था। दूसरे समझौते में भी कुछ ऐसी ही बातें थी। समझौते में कहा गया कि बड़ी संख्या में भारतीय तीर्थयात्री टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर जाते हैं। चीन ने इन तीर्थयात्रियों को जरूरी सुविधाएं देने पर सहमति जताई थी। दूसरे समझौते में कहा गया कि भारतीय तीर्थयात्री नाथुला दर्रे से चीन में प्रवेश या चीन से निकल सकेंगे। इसकी प्रक्रिया राजनयिक माध्यमों से तय हुई थी। तीसरा विकल्प नेपाल के रास्ते निजी ऑपरेटरों के जरिए चीन जाना था। सभी मामलों में भारतीयों को चीन का वीजा चाहिए था। चीन ने पिछले साल नेपाल के रास्ते अपनी सीमाएं खोली, लेकिन भारतीयों के लिए नियम काफी सख्त कर दिए। फीस बढ़ाने समेत कई पाबंदियां लगा दी, जिससे भारतीयों के लिए कैलाश यात्रा पर जाना लगभग नामुमकिन हो गया। इस साल जनवरी में सिर्फ 38 भारतीयों ने नेपाल के नेपालगंज से चार्टर विमान में बैठकर कैलाश मानसरोवर के हवाई दर्शन किए। अब उम्मीद है कि भारतीय भी लिपुलेख से यात्रा शुरू कर सकेंगे, लेकिन चीन पर तभी भरोसा कर सकते हैं जब यात्री दल लिपुलेख पास कर जाए। इस यात्रा पर चीन क्या रंग बदलेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन पहाड़ों में काफल और बुरूज के बदलते रंग दुनिया के लिए जरूर एक बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने जो बड़े फैसले लिए थे उनमें एक पेरिस समझौते से हटना भी था। साल 2015 में पेरिस में लगभग 200 देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कई उपायों पर सहमति व्यक्त की थी, जिन्हें बढ़ते तापमान के सबसे बुरे परिणामों से बचने के लिए तैयार किया गया था। इतने अहम फैसले से ट्रंप के खुद को अलग करने के बाद पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं और जटिल होंगी। इसकी चर्चा तो आप और हम विभिन्न मीडिया माध्यमों से सुन ही रहे हैं, लेकिन हमारे आसपास जो घट रहा है उसे हम कितनी गंभीरता से ले रहे हैं इस पर भी विचार किया जाना जरूरी है। यदि मैं 10 साल पहले की बात करूं तो अखबारों में खबरें छपती थी कि मई जून में होने वाला काफल अप्रैल में ही होने लगा है, वक्त से पहले खिला बुरूज। लेकिन अब ये खबरें जनवरी फरवरी में ही छपने लग गई हैं। मतलब एक दशक में मौसम में 3 महीने का डिस्टर्बेंस आ गया है। अभी तक चंपावत और नैनीताल से इस तरह की खबरें आई हैं। नैनीताल से लगे जंगलों में कई पेड़ काफल से लदे दिखाई दे रहे हैं। बुरूज भी अपने सामान्य समय से 1.5 माह पहले ही खिल गया है। बुरूज का फूल सामान्य तौर पर मार्च के अंतिम सप्ताह के बाद से खिलना शुरू होता है। विशेषज्ञ इसके पीछे पहाड़ों के गर्म होने को वजह बता रहे हैं। ये बात सही भी लगती है, क्योंकि इसी साल पहली बार ऐसा हुआ है कि जनवरी में नैनीताल का अधिकतम तापमान 22 डिग्री के करीब पहुंचा और मुंशियारी, जिसे हम हिमनगरी कहते हैं, वहां दिन का तापमान 18 डिग्री से ऊपर मापा गया। सामान्य तौर पर मुंशियारी में जनवरी में इतनी चटक धूप कभी नहीं देखी गई। मौसम के भरोसे चलने वाले उत्तराखंड में पर्यावरण को लेकर कुछ बुद्धिजीवियों को छोड़ दिया जाए तो कहीं चिंता नजर नहीं आती। सरकार तो इस पर बात भी नहीं करना चाहती, क्योंकि इस पर बात करके उसकी आमदनी के साथ वोटों को भी चोट पहुंचती है। अन्य राजनीतिक दल भी इस मुद्दे से दूरी बनाए रखते हैं। यही वजह है कि हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। मौसम तक पूरी तरह बदल रहा है। पहाड़ ही नहीं, उत्तराखंड के सबसे उपजाऊ माने जाने वाले तराई पर भी इसकी मार पड़ रही है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है कि पिछले 4 दशकों के दौरान उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में होने वाली बारिश में उल्लेखनीय कमी आई है। उत्तराखंड में इसी जनवरी महीने में बारिश औसत से 80% कम हुई है। बारिश की कमी से या एक साथ खूब बारिश हो जाने से तापमान के पैटर्न में भी बदलाव आया है, जिससे फसल चक्र भी बदला है। आशंका है कि तापमान के पैटर्न में जिस तरह
का बदलाव आ रहा है उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इससे फसल की प्रकाश संश्लेषण की दर को नुकसान होगा। आशंका है कि तापमान के इस बदलाव से फसलें बहुत जल्द पक सकती हैं, जिसके कारण पैदावार में गिरावट आ सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि जलवायु में आते बदलावों से कृषि उत्पादन पर असर पड़ा है। इन बदलावों ने न केवल सामाजिक आर्थिक विकास बल्कि साथ ही समुदायों के कामकाजों के तौर तरीकों को भी प्रभावित किया है। ऐसे में यह समझना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि जलवायु में आता बदलाव किसानों को कैसे प्रभावित कर रहा है। क्लाइमेट ट्रेंड्स की एक ताजा रिपोर्ट में सामने आया है कि पिछले 2 वर्षों में भारत में सर्दियां अपेक्षाकृत गर्म हो रही हैं। इसे आप भी महसूस कर रहे होंगे। इस बार तराई भाबर में कोहरे के दिन भी गिनती के रहे, जो इस बात की तस्दीक करते हैं। इस वर्ष भी बारिश और बर्फ सर्दियों की शुरुआत से ही कम हुई है। हालांकि दिसंबर के अंत में थोड़ी बारिश बर्फबारी जरूर हुई है, लेकिन लगता नहीं कि वो सर्दी में बारिश की कमी को पूरा करने के लिए काफी है। आंकड़ों की माने तो 1901 के बाद से फरवरी 2024 में दूसरा सबसे न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, जबकि मौसम विभाग द्वारा आंकड़े दर्ज करना शुरू करने के बाद से अब तक इस बार जनवरी में चौथा सबसे न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। ये रुझान अलग अलग घटनाएं नहीं है, बल्कि एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। ऐसे में किसानों को भी इन बदलावों के लिए तैयार रहने की जरूरत है, जिनसे उत्तराखंड भी अछूता नहीं है।